नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद मीणा और आप देख रहे हैं टारगेट विद विनोद चैनल। ये जो आज का पूरा सेशन रहने वाला है, ये छठी क्लास के ज्योग्राफी की बुक और उसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में कौन कौन से वो फैक्ट है जो हमें जानने चाहिए, और उसके अलावा जितने भी सौर मंडल के बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम व्यू के तौर पे भी अगर हम 6th क्लास के बच्चे हैं और साथ ही साथ एक कंपटीशन के हिसाब से भी अगर हम एनसीईआरटी को क्लियर कर रहे हैं, हम इस पूरे के पूरे चैनल पे कोशिश करेंगे कि अगले 3 महीने में हम जितनी एनसीईआरटी हो सके वो सारी की सारी क्लियर कराने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे साइंस और एसएसटी। अब अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अगर हमें उसका नाम पता हो, जैसे इसका नाम सौर मंडल में पृथ्वी है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली, कि हम नाम से ही आधे से ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि नाम हमें यह बता देता है कि उस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर इस चैप्टर का ही हम नाम देखें तो इसमें दे रखा है सौर मंडल में पृथ्वी। तो 2 चीज़ें इसमें स्पेसिफिक हैं, एक तो सौर मंडल और दूसरा पृथ्वी। तो सौर मंडल के बारे में तो हमें पता चलेगा ही, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलेगा इस सौर मंडल में हमारी जो पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं इसका क्या स्थान है। और पृथ्वी के बारे में और सौर मंडल के बारे में बहुत फैक्ट बता रखे हैं। ये 6th क्लास है तो हम कोशिश करेंगे 6th क्लास के हिसाब से इसके फैक्ट देखें और बुक के हिसाब से ही चले, क्योंकि बाकी जो फैक्ट है वो अगली क्लासों में साइंस की क्लास में दे रखे हैं। तो साइंस की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी सौर मंडल के बारे में चीज़ें बता रखी हैं। अब अगर हम चैप्टर शुरुआत करें तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनमें से चांद हो गया, खगोलीय पिंड, तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में बता रखे हैं। तो शुरुआत में हम इन टॉपिकों को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे बाकी दूसरे टॉपिकों को जानने की। तो इसमें स्टार्टिंग में एक टॉपिक है चांद। चांद के बारे में हमें इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें जाननी है, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। हम रात में देखते हैं कि चांद का जो आकार है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। हम अलग अलग दिन देखते हैं, उसका साइज वगैरह अलग अलग होता जाता है। किसी दिन वो हमें दिखता है, किसी दिन नहीं दिखता। लेकिन अगर ये बादल ना हो तो महीने में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो हमें नहीं दिखेगा, और महीने में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन वो पूरा होता है। हमें दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि वो दिन जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है वो कहलाता है पूर्णिमा वाला दिन। तो अब बात करते हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या जो है वो रात होती है जिस दिन रात में हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आसमान में बादल हैं और आसमान में बादल के पीछे अगर चांद है और वो बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब हुआ कि वो अमावस्या की रात नहीं है। हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अमावस्या तो वो रात होगी जब बादल हो या ना हो, वो दिखाई ही नहीं देगा। तो ये दोनों फैक्ट हमें पता होने चाहिए कि पूर्णिमा पूरा चांद, अमावस्या चांद नहीं। और इसमें एक और चीज़ जो फैक्ट है, फैक्ट के तौर पे याद कर सकते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके 15 दिन बाद अमावस्या होगी। यानी कि पूर्णिमा से पूरे चांद से उस चांद को छोटा होने में 15 दिन लग जाते हैं, और 15वें दिन जो होता है वो अमावस्या वाली रात होती है। तो पूर्णिमा से 15 दिन बाद अमावस्या वाली रात होगी। अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड हम किसे कहेंगे? अगर हम कभी गांव जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि गांव में जब हम चारपाई या खटिया बिछाकर सोते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि आसमान बिल्कुल साफ होता है, आसमान में बादल होते नहीं, और इस वजह से हमें आसमान में कई सारे तारे दिखाई देते हैं। वो सारे तारे तो नहीं होते, ये आगे पता लगेगा क्यों, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं कि खगोलीय पिंड उसे कहा जाता है जो आसमान में जितने भी पिंड चमक रहे हैं, यानी कि तारे की तरह जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सारे आसमान में खगोलीय पिंड होते हैं। अब खगोलीय पिंड के बारे में हमें ये पता हो, पहली बात, कि आसमान में एरोप्लेन भी उड़ रहा होता है, तो रात में वो चमक रहा है तो वो खगोलीय पिंड नहीं है। खगोलीय पिंड मतलब जो चीज़ हमने नहीं बनाई, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए वो। तो कृत्रिम ना हो, तो अगर कृत्रिम नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है इन्हें निकाल दो, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाई है, ब्रह्मांड में बनी हुई है अपने आप,
तो ग्रह, कई सारे ग्रह हैं जो रात में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो लगते तारे हैं लेकिन असल में वो ग्रह होते हैं। उल्का पिंड हो गए, उपग्रह हो गए, तारे हो गए। उपग्रह का मतलब जैसे प्लैनेट होते हैं उनके चारों तरफ भी, जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे चांद के जो चांद होता है वो भी किसी न किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा होता है। हमारा जैसे चांद है वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के अपने अपने चांद है, तो इन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह भी रात में चमकता है, कई सारे ग्रह चमकते हैं, उल्कापिंड चमकते हैं और तारे तो चमकते ही हैं। तो इन सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब तारे की अगर हम बात करें, तारा किसे कहते हैं, तो एक तारा है जिसे हम रोज देखते हैं, और उस तारे के बारे में अगर हमें पता है तो हम तारा बता सकते हैं कि किसे कहा जाता है। तो सबसे नज़दीक और जिसे हम डेली देखते हैं, सर्दियों में कभी कभी छुप जाता है, लेकिन वो एक तारा है सूरज। तो सूर्य जो है वो एक तारा है, तो उसकी जो जितनी भी विशेषताएं हैं वो तारे की विशेषताएं होंगी। एक उसका अपनी ऊर्जा होगी, अपनी ऊष्मा होगी, और दूसरा उसका अपना प्रकाश होगा। तो जब सूरज सुबह चमकता है तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी एक तो वो ऊष्मा है और अपना ही प्रकाश है। तो तारा वो हुआ जिसकी अपनी ऊष्मा हो और अपना ही प्रकाश हो, जैसे हमारा सूरज। अब इसके अगला टॉपिक देखा जाए तो वो है नक्षत्र मंडल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो नक्षत्र मंडल का मतलब होता है रात में जब हम आसमान को देखते हैं, और गांव में अगर हमने खास तौर पे देखा होगा कि गांव में हम क्या करते हैं कि खटिया बिछा के हम आसमान में देखते हैं कि आसमान में जो तारे हैं वो कौन सा शेप बना रहे हैं, आकृति कौन सी बन रही है उनकी। हम तो अपने हिसाब से कुछ भी बना देते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने देखा है कि जो खगोल शास्त्री होते हैं कि आसमान में कुछ तारे होते हैं वो मिलकर कुछ फिक्स आकृति है, डिजाइन है, वो डेली बनाते हैं। तो उसी बेसिस पे तारों द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है, तारों द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। खास बात क्या है इसकी कि कुछ एग्जाम्पल भी इस बुक में दे रखे हैं जो तारों द्वारा बनाई गई आकृतियों के। एक अर्सा मेजर और बिग बियर, ये क्या है, ये नक्षत्र मंडल यानी तारों द्वारा जो आकृति बनाई गई है ना, उसके दो एक तरीके से तुम कह सकते हो भाग हैं। इसके अंदर अर्सा मेजर में बहुत अलग अलग तरह की तारों की आकृतियां हैं। अर्सा मेजर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक तारे की आकृति या कुछ ग्रुप के तारों की आकृति। इसमें अर्सा मेजर में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न विभिन्न आकृतियां। सेम बिग बियर में एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अर्सा मेजर का ही हिस्सा है जिसका नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो अर्सा मेजर में ही आता है, और नाम से पता लग रहा है सप्त यानी सात। अब ऋषि, यहाँ पर ऋषि का मतलब तुम ये लेके चलो कि आसमान में जितने भी तारे हैं उनमें से 7 तारे हैं जो मिलकर सप्तऋषि बनाते हैं। 7 तारों का ये समूह है, और इसको इंग्लिश में स्मॉल बियर कहा जाता है। कई बार हम गलती करते हैं कि हम इसे बिग बियर में शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये बिग बियर में नहीं है। ये स्मॉल बियर जो है वो अर्सा मेजर वाले हिस्से में है। तो अर्सा मेजर का ये एक भाग है सप्तऋषि तारा। 7 तारों का ये समूह है जो आसमान में अगर डिजाइन देखी जाए तो कुछ इस तरीके की डिजाइन ये बनाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बाकी बुक में बिल्कुल फिक्स इसका बता रखा है कि किस तरीके से बनता है। तो सप्तऋषि तारा यानी कि 7 तारों का समूह। और इसकी खास बात यह है कि आज से 1000 साल पहले क्या होता था कि दिशा जानने के लिए भी तारों का इस्तेमाल किया जाता था। तो तारों से हमें दिशाएं पता लगती थी, और एक तारा है जो हमेशा उत्तरी दिशा में होता है। तो अगर, और सबसे खास बात क्या है कि वो हर दिन एक ही जगह पर हमें आसमान में एक ही जगह पोजीशन पे दिखेगा। तो उसका फायदा यह है कि हम उससे उत्तरी दिशा के बारे में जान सकते हैं। हजारों साल पहले कई लोग कहीं जंगल में, रेगिस्तान में या किसी ऐसे एरिया में फंस जाते थे जहां पर उन्हें दिशाओं का नहीं पता होता था, तो वो उत्तरी ध्रुव तारे को देखते थे ताकि उन्हें दिशाओं का ज्ञान हो जाए कि वो उन्हें किस दिशा में जाना है। तो उत्तरी ध्रुव तारा है, ये आसमान में हमेशा एक ही जगह होगा, उत्तरी दिशा में होगा। और इसका पता कैसे लगाएं? आसमान में तो हजारों तारे हैं, उनमें से कौन सा तारा है जो हम रात को कह सकते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव तारा है?
तो अगर हम सप्तऋषि को देखेंगे तो सप्तऋषि कुछ इस तरीके की डिजाइन बनाता है और आगे की तरफ, यानी आगे की तरफ ये जिस तारे की तरफ इशारा करता है जो सबसे ज्यादा चमक रहा हो उस दिशा में, वो तारा होता है उत्तरी ध्रुव तारा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ग्रह। ग्रहों की खास बात क्या है कि है तो वो भी खगोलीय पिंड, रात में वो भी चमकते हैं, लेकिन इनका ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही इनकी अपनी ऊष्मा। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि तारों की चमकने का जो कारण है ना, वो तो उनकी खुद की ऊर्जा, खुद का प्रकाश है, वो खुद ट्विंकल करते हैं रात में। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रह रात में ट्विंकल यानी कि टिमटिमाना उनका नहीं होता। वो जो है ग्रह, वो कहीं ना कहीं अगर इसको हम ग्रह मान ले तो हमारे सबसे पास में जो तारा है वो है सूरज। जब सूरज की रोशनी इस ग्रह पे पड़ेगी तो होगा क्या, अगर ये आसमान में दूर हमसे कोई प्लेनेट है जिस पे तारे की रोशनी गिर रही है, तो होगा यही कि हमें धरती से देखने से ऐसा लगेगा कि ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये एक तारा है, क्योंकि रात में हमें ये चमकते हुए दिखाई देगा। अगर हम कभी चांद पर जाएं तो हमें चांद से हमारी धरती भी चमकती हुई दिखाई देगी। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो है चांद का। चांद के पास ना तो अपना प्रकाश है ना ही अपना ऊष्मा है, लेकिन जब सूरज की रोशनी उस पर गिरती है तो हमें धरती से जो चांद है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो खगोलीय पिंड वो है, लेकिन हम उसे तारा नहीं कह सकते क्योंकि तारे की अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है। लेकिन यहाँ पर ग्रहों की अगर हम बात करें तो ग्रह किसे कहा गया है? ग्रह कहा गया है वो जो एक तो सूरज के जो चक्कर लगा रहे हैं, चट्टान के ये बने होते हैं, और सबसे खास बात तो ये है कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ना उनके पास अपना प्रकाश है ना ही उनकी अपनी ऊष्मा है। तो रात में चमकने का कारण सिर्फ तारे से आया हुआ प्रकाश जो उनसे टकरा के हमारी धरती तक पहुंचता है, और जिसकी वजह से हमें रात में जो ग्रह हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ ग्रह, तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम याद रख सकते हैं कि वो ग्रह हैं। शुक्र भी हमें धरती से तारे की तरह दिखाई देता है। अगर हमारे पास टेलीस्कोप है, बहुत बढ़िया टेलीस्कोप, तो उससे हम शुक्र ग्रह को हम आसानी से देख सकते हैं। और मंगल ग्रह भी जो है वो भी तारे की तरह दिखाई देता है और उसको भी हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रह शब्द जो है वो बना कैसे है, यानी कि ग्रह शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो अंग्रेजी में हम ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट, और जो प्लैनेट शब्द है वो एक ग्रीक भाषा शब्द से है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको बोला जाता है प्लेनेटाई। तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना अंग्रेजी भाषा का शब्द प्लेनेट यानी कि ग्रह। अब प्लेनेटाई शब्द का मतलब क्या होता है? तो प्लेनेटाई शब्द का मतलब होता है परिभ्रमक, और परिभ्रमक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो वो होता है चारों ओर घूमने वाला। और कभी ध्यान से अगर हम देखें तो जो सूरज है उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो चारों ओर घूम ही तो रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? इन ग्रहों का एक शब्द पड़ गया, इनका एक अंग्रेजी में इनको कहा जाने लग गया प्लैनेट, क्योंकि ये चारों ओर घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं सूरज का। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये शब्द है प्लैनेट, ये आया है ग्रीक भाषा से, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। और ये चारों ओर किसके घूम रहे हैं? ये चारों ओर घूम रहे हैं सूरज के। तो चलते हैं अगले कुछ टॉपिक करते हैं। तो अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सौरमंडल। अब सौरमंडल, मैंने शुरुआत में कहा था कि चैप्टर के नाम से हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, तो सीधी सी बात थी कि हमें सौरमंडल के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सौरमंडल अगर देखा जाए तो सौरमंडल आखिर है क्या? तो इसमें मैंने साफ साफ लिख रखा है कि जो सौरमंडल है, हम कितने बड़े एरिया को हमारा सौरमंडल कह सकते हैं। अब ये तो है ना कि पूरा जो अंतरिक्ष है उसको हम सौरमंडल कहेंगे। तो यहां पर सूरज और जो 8 प्लैनेट्स जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं वो, और कई सारे उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? जो अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े, छोटी चट्टान से लेकर बड़ी चट्टानों के जो टुकड़े इधर से उधर अंतरिक्ष में आते जाते रहते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और ये कभी कभी धरती पर भी गिर जाते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सूरज, 8 ग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में
जैसे प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं, वैसे कई सारे चट्टानों के टुकड़े हैं जो ग्रह नहीं बन पाए, वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जैसे बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है तो वो भी चट्टानों के टुकड़े। लेकिन उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह की खास बात यह है कि उल्का पिंड जो है वो अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह, उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, वो कहीं पर भी चले जाते हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल से बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है वो उसी में चारों तरफ घूमते रहते हैं जैसे बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं। अब सूरज, 8 ग्रह, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह ये मिलके हमारे सौरमंडल को तैयार करते हैं। तो सौरमंडल क्या हुआ? सौरमंडल हुआ हमारा सूरज, 8 ग्रह, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, इनको सौरमंडल कहा जाता है। और कई बार इसे हम सौर परिवार भी कह देते हैं। जैसे एक घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर जो जैसे माता पिता, दादा दादी और कुछ बच्चे ये मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, वैसे ये सूरज, 8 ग्रह, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह ये मिलके एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और जैसे फैमिली में एक सबसे बड़ा मुखिया होता है, तो इसमें मुखिया कौन होगा? इसमें मुखिया होगा सूरज, क्योंकि सूरज है बिल्कुल बीचों बीच और सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्षुद्र ग्रह, वो इसी के चक्कर लगाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा सौरमंडल, और इसी में हमें कुछ चीजें जाननी है सूरज की। तो सूर्य की खास बात क्या है? मैंने शुरू में भी बता रखा है कि जो सूरज है वो एक तारा है, ये हमारे सबसे नजदीक है, इसलिए हमें ये बड़े आकार में और इसकी जो गर्मी है वो हमें महसूस भी होती है। तो सूर्य की जो खास बात है, एक तो ये कि ये गर्म गैस से निर्मित एक गैस का गुब्बारा मान सकते हो इसे तुम, जो गर्म गैसों से भरा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से इसकी जो ऊष्मा है वो बहुत ज्यादा है। तो गर्म गैस से ये निर्मित है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है सौरमंडल के। उसके अलावा प्रकाश और ऊष्मा, सूर्य एकमात्र ऐसा स्रोत है हमारे पूरे सौरमंडल में जो प्रकाश देता है और जो ऊष्मा पहुंचाता है। तो प्रकाश और ऊष्मा ये दोनों कौन देता है सौरमंडल में? सूर्य। बाकी केंद्र में स्थित है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसीलिए इसकी जो ऊष्मा है वो हमें बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती है। वो जो हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है 45 डिग्री, जिसपे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये तो तब है जब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अगर हमारी पृथ्वी और ज्यादा नजदीक होती तो शायद और ज्यादा गर्मी, शायद यहां पर जीवन भी संभव नहीं था। अब इसी के बाद, सूर्य के बाद, अब सौरमंडल का एक तो हमने कर लिया है सूर्य। अब इन 8 ग्रहों के बारे में चीजें देखते हैं। तो 8 ग्रहों में सबसे पहले तो वही कि 8 ग्रह ये कौन कौन से हैं। तो एक ये लाइन टू लाइन बात करेंगे कि सूरज से उनकी दूरी के हिसाब से। तो सबसे पहले जो सबसे नजदीक है वो है बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह की एक और खास बात क्या है कि इसे हमारी जो पृथ्वी है इसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और कारण सिंपल सा ये कि जो इसका आकार है और इसकी जो आकृति है वो काफी कुछ हमारी धरती से मैच करती है। इसके अलावा तीसरे पे हमारी पृथ्वी है, चौथे पे मंगल, और ये वही मंगल है जिसपे हमने मंगलयान भेजा था। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। और बृहस्पति की खास बात क्या है? ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा। इसके बाद शनि, अरुण और वरुण। इसी में एक बात और हमें याद रखनी है कि जो बृहस्पति, शनि और जो अरुण है, अरुण और वरुण को यूरेनस और नेपच्यून भी हम कहते हैं इंग्लिश में। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, इन तीनों की खास बात यह है कि ये जो तीनों ग्रह हैं, इन तीनों के चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं। जैसे एक ग्रह मान लो और उसके चारों तरफ एक लाइन, जैसे हमारी उंगली में अंगूठी होती है, उसी तरीके से इन तीनों के चारों ओर क्या है, एक अंगूठी की तरह, एक चारों तरफ छल्ले की तरह बने हुए छल्ले तरह दिखाई देंगे टेलीस्कोप से अगर हम देखते हैं। और एक और चीज कि बृहस्पति, शनि और अरुण, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये जो छल्ले बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि सभी में बराबर है, किसी में एक छल्ला है, किसी में 2 छल्ले हैं। तो छल्ले वो आखिर हैं क्या? असल में वो जो छल्ले हैं वो चट्टानों के टूटते हुए कई सारे पिंड हैं जो इनके चारों तरफ घूमते हैं, और वो दूर से हमें ऐसा लगता है कि छल्ले बने हुए हैं। तो टेलीस्कोप से हम इन सबको देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कक्षा क्या होती है। तो कक्षा का मतलब है हमारे जितने भी 8 ये प्लैनेट्स हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये सूरज के चारों तरफ कहीं पे भी घूम रहे होंगे,
यानी कि कोई भी रास्ता मोड़ के कहीं चले जाए। ये एक फिक्स रास्ता बना रखा है इन्होंने, एक वृत्ताकार रास्ता, गोलाकार रास्ता है, और बिल्कुल गोल भी नहीं, ये थोड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार टाइप का है। दीर्घ वृत्ताकार अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक बिल्कुल गोलाई वाला चक्कर नहीं लगाता, ये थोड़ा सा जो चक्कर है वो एक तरफ थोड़ा सा अधिक निकल जाएगा, एक तरफ थोड़ा कम निकल जाएगा, यानी कि ये थोड़ा गोल है लेकिन बिल्कुल गोल नहीं है। तो कक्षा क्या होती है? कक्षा होती है बिल्कुल सूरज बीचों बीच, उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने रास्ते में चक्कर लगा रहे हैं, तो जो वो उनका रास्ता है उसी को वो कहते हैं कक्षा। तो कक्षा क्या है? जिस रास्ते में सारे के सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे होते हैं। और कुछ यहां पर याद रखने वाली चीजें क्या है? तो सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा सूरज का, और सबसे देर में कौन लगाएगा? तो इसके लिए भाई सीधी सी बात है, जो सबसे पास में होगा यानी कि बुध, ये सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा सूरज का। और सबसे लास्ट में कौन लगाएगा? वरुण, तो क्योंकि वो सबसे दूर भी है। तो 88 दिनों में बुध जो है वो सूरज का एक चक्कर लगा लेता है, और हमें 1 साल लगते हैं। ये लगभग 3 महीने में एक चक्कर लगा चुका होता है, और जब तक हम 1 साल में एक चक्कर लगाते हैं तब तक ये 4 चक्कर लगा चुका होता है। तो इसके बाद करते हैं अगला वाला टॉपिक। तो इसके कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो उनमें से एक फैक्ट ये है कि 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान है, नाम से पता लग रहा है खगोलीय संस्थान, यानी कि जो रात में आसमान में चमकने वाले खगोलीय पिंड हैं उनकी गति और उनके बारे में जो अध्ययन करता है संस्थान, उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान। तो 2006 के अगस्त में इसने एक डिसीजन लिया, और वो ये कि कुछ समय पहले जो प्लूटो मिला था, प्लूटो को इसने प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। पहले प्लूटो को प्लेनेट माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसे प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। बाकी इसके अलावा कुछ और ग्रह थे 2006 से जो कुछ समय पहले मिले थे, एक 2003 यूबी 313 और दूसरा सीरस। तो 2003 यूबी 313 और सीरस, इन दोनों को भी प्लेनेट नहीं माना गया, और इनको किस कैटेगरी में डाला गया? इनको डाला गया बोने ग्रह की कैटेगरी में। नाम से लग रहा है बोने ग्रह यानी कि आकार में थोड़े छोटे, तो इनका आकार उतना नहीं था जितने एक प्लेनेट का होना चाहिए। इनका आकार उस प्लेनेट के हिसाब से देखा जाए तो काफी छोटा था, और दूसरा इनकी जो गति थी वो भी प्लेनेट के हिसाब से नहीं थी। तो प्लूटो 2003 यूबी 313 और सीरस, इन तीनों को बोने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। और अगले टॉपिक पे अगर हम चलें तो वो है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में काफी सारी चीजें पहले से पता होंगी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले तो ये कि इसी पे सिर्फ जीवन है। दूसरा, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, और इन्हीं के पीछे कुछ फैक्ट देखते हैं कि सबसे पहले इसे नीला ग्रह कहा क्यों जाता है। तो अगर हम कभी अंतरिक्ष या चांद से अगर इसे देखें तो हमें एक चीज साफ साफ दिखाई देगी कि जब धरती पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो अंतरिक्ष से देखने पर ये बिल्कुल नीली नीली दिखाई देती है, और कई सारी फोटोज में भी हमने देखी होंगी कि ये बिल्कुल ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो पानी की वजह से ऐसा, क्योंकि पृथ्वी पर 70% लगभग पानी पाया जाता है, और अंतरिक्ष से देखने पर वो जब प्रकाश पानी पे गिरता है तो बिल्कुल नीला नीला दिखाई देता है। तो इस वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बाकी इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। जीवन होने के पीछे कुछ कारण हैं, जिनमें से एक है यहाँ पर वायु और जल। वायु जल दोनों एक साथ पाई जाती है, और हर फॉर्म में यहाँ पर जो जल है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म हो, या फिर गैस फॉर्म हो, इन तीनों ही फॉर्म में हमारे यहाँ पर जल पाया जाता है। और किसी भी जीवन की उपस्थिति के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कारण है हमारा, अगर दूरी के हिसाब से देखें तो हमने पहले देखा कि बुध पहले पे, दूसरे पे शुक्र और तीसरे पर पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है वो तीसरे पर पाई जाती है, और उसकी दूरी कुछ इतनी है कि ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा ठंड है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल जीवन के अनुकूल है, जहाँ पे ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। और अगर उन 8 ग्रहों में देखा जाए तो शुक्र ग्रह तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। उसका कारण ही यही है कि क्योंकि वहां पर गैसेज ही वो पाई जाती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और वापस जाने नहीं देती। जब हीट एब्जॉर्ब करेगी और जब वो वापस जा ही नहीं पाएगी तो उसकी वजह से फिर होगा क्या, पूरा प्लेनेट गर्म हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर वायुमंडल हमारा कुछ इस तरीके का है कि ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, और इस वजह से यहाँ पर ये जीवन के बिल्कुल अनुकूल रहता है। और इसमें एक
टर्म है, बिल्कुल एक शब्द यूज किया गया भू-आब। भू-आब शब्द किसके लिए यूज करते हैं? भू-आब शब्द इस्तेमाल किया गया है जो पृथ्वी है, ये ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला हिस्सा जिस पे मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये दोनों, इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और बिल्कुल ये नीचे वाले पॉइंट को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ऊपर हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट है जहां पर पृथ्वी बिल्कुल गोल, अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है तो पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। ये ऊपर से उत्तरी ध्रुव से और नीचे से यानी कि दक्षिणी ध्रुव से ये थोड़ी सी चपटी है, यानी थोड़ी अंदर घुसी हुई। तो पृथ्वी ऊपर और नीचे दोनों जगहों से थोड़ी चपटी हो रखी है और हमें ये याद रखना पड़ेगा, इसी वजह से इसको भू-आब कहा जाता है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? भू-आब। बिल्कुल गोल आकार नहीं है, ये थोड़ा सा भू-आब की तरह है, जहां से ऊपर और नीचे से ये थोड़ी चपटी हो रखी है। इसके अलावा इसमें दो टर्म है, एक है उल्कापिंड, दूसरा है क्षुद्र ग्रह। अब ये उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह क्या है? तो उल्कापिंड जो है वो, जैसे अगर हम यहां पर एक चित्र ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा सूरज और ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स। अब यहां पर पहले प्लैनेट से लेके 8वें प्लैनेट्स तक की खास बात क्या है कि ये सिर्फ अपने ही रास्ते में चक्कर लगाते हैं। बुध लगाएगा इसमें, ये लगाएगा इसमें, बिल्कुल इस तरीके से। फिर तो उल्कापिंड क्या है कि वो एक तरीके से खगोलीय पिंड है, लेकिन आसमान में बिल्कुल ये चमकते हुए चलते हैं जब पृथ्वी पे गिरते हैं जब ये। लेकिन ये अंतरिक्ष में अगर हम इन्हें देखेंगे तो इनका कोई रास्ता फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि हर साल उसी रास्ते से जाएंगे, हर और सेम रास्ता रिपीट करेंगे। ये जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ पे निकल लेते हैं। तभी तो पृथ्वी पे कई बार क्या होता है कि उल्कापिंड गिर जाते हैं। तो उल्कापिंड क्या है? अंतरिक्ष में चट्टानी टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर कहीं पर भी, कोई बिना डायरेक्शन के कहीं पे भी इधर उधर चलते रहते हैं। तो वो होते हैं उल्कापिंड। और कई बार क्या होता है कि उल्कापिंड पृथ्वी पर भी गिरते हैं, और जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय भी पृथ्वी पे गिर रहे हैं, लेकिन उनका आकार इतना छोटा होता है कि जब तक वो पृथ्वी पे गिरते हैं तब तक वो बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और जो जलकर राख नहीं हो पाते वो बिल्कुल धरती पे गिरते हैं और गड्ढा कर देते हैं। और वहां पर फिर हमने कई बार देखा होगा कि समाचारों में, अखबारों में बार बार ये दिखाया जाता है कि एक उल्कापिंड आकर यहाँ पर गिरा, इससे गड्ढा हो गया। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो उल्कापिंड है वो अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानी टुकड़े हैं जो ट्रेवल करते रहते हैं और इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। और जब पृथ्वी पे गिरते हैं, जब ये बिल्कुल हमारे वायुमंडल में एंटर करते हैं, तो पृथ्वी पर एंटर करते समय जब वायुमंडल के अंदर ये घुसते हैं तो उस घर्षण बल की वजह से इनसे चिंगारियां निकलती हैं और ये जलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये राख बनते हैं। तो रात में हम जो देखते हैं कि तारा टूट रहा है, तो वो तारा नहीं टूटता, वो असल में क्या है, वो उल्कापिंड होता है जो असल में हमारे वायुमंडल में एंटर कर चुका है। और वो जो है चमक की वजह से हमें लगता है कि तारा टूट रहा है। अगर तारा टूटेगा तो आसपास इतना, अगर तारा टूटने लग गए तो तारे तो इतने बड़े होते हैं कि धरती खत्म हो जाए। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि उल्कापिंड जो होते हैं वो टूटता हुआ जो तारा हम कहते हैं वो असल में उल्कापिंड ही होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह इसमें हल्का सा डिफरेंस है तो ये भी चट्टानी टुकड़े और है ये भी चट्टानी टुकड़े, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उल्कापिंड जो है उसका कोई ट्रैक नहीं है, वो कहीं भी किसी भी दिशा में चले जाता है। लेकिन क्षुद्र ग्रह जो है वो अपने एक रास्ते में, बिल्कुल उसी रास्ते में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है जैसे बाकी प्लैनेट लगाते हैं। अगर ये हम देखिए मिलेगा कहां, तो पहले पे बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर आता है मंगल। तो ये जो मंगल है चौथे नंबर पे और ये जो पांचवें नंबर पे बृहस्पति है, इसके बीच में इस तरीके से लाखों करोड़ों चट्टानी टुकड़े हैं जो इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये चट्टानी टुकड़े यहीं पर हो गए जमा, ये इससे आगे जा नहीं पाए, बृहस्पति से आगे, और मंगल से पहले ये रुके नहीं। तो ये जो है शुद्ध ग्रहों की ये जो प्लेट है, एक तरीके से ये जो कक्षा बन गई, इसी रास्ते में ये घूमते हैं, वैसे ही जैसे प्लेनेट चारों तरफ सूरज के घूमते हैं। तो ये क्या है, ये हो गई शुद्ध ग्रह। तो शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं?
जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चट्टानी पिंड जो पाए जाते हैं, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उनकी खास बात क्या है, ये भी वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे ग्रह लगाते हैं। तो इससे एक और चीज हम याद रख सकते हैं, ये शुरुआत वाले जो 4 ग्रह हैं ये चट्टान से बने, तो इन्हें हम कहते हैं चट्टानी ग्रह। और बाद के जो 4 हैं ये हैं बाहर वाले, थोड़े से बाहर की तरफ हैं, तो ये सारे के सारे गैस और ये बने हैं द्रव्य। तो गैस और द्रव से वो बने हुए हैं, तो इसलिए ये याद रखना है कि ये चट्टानी ग्रहों के बारे में जब भी पूछेगा तो ये चारों ही हमें याद होने चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये हो गए चारों चट्टानी ग्रह। और गैसीय ग्रह कौन से कहलाएंगे, बाद के जो 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों को गैसीय ग्रह भी कहते हैं। अब इसके अलावा इसमें इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। थोड़ा सा अगर शुद्र ग्रह से देखा जाए तो ये अंदर की तरफ है, और जो शुद्र ग्रह के बाहर है यानी वो बाहरी ग्रह हो गए। तो बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह वो 4, आंतरिक ग्रह शुरुआत वाले 4। तो शुरू के 4 आंतरिक, बाद के 4 बाह्य ग्रह। तो लास्ट में हमारा एक लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, तो सबसे पहले तो गैलेक्सी होती है करोड़ों अरबों तारों की से बनी होती है। और गैलेक्सी एक नहीं, दुनिया में अरबों गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड जो हमारा वो इतना बड़ा है कि उसमें एक गैलेक्सी, सिर्फ एक गैलेक्सी जो है उसमें अरबों तारे हैं। और ऐसी गैलेक्सी जिसमें एक में अरबों तारे हैं, ऐसी दुनिया में खरबों गैलेक्सी हैं। तो देखा जाए तो गैलेक्सी के किसी एक गैलेक्सी के हम हिस्से हैं, और वो भी छोटे भर से हिस्से। हमारा तो ये जो सौर मंडल है, हम तो एक ही तारे के पास है। हमारी गैलेक्सी जैसी दुनिया में अरबों गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी में खरबों तारे हैं। तो हमारी गैलेक्सी में तो हमने एक ही तारा देखा अभी, जो सूरज, जो सबसे पास में हमने देखा है। बाकी रात में जितने भी ये तारे दिखाई देते हैं उनमें से कई सारे हमारी गैलेक्सी के हैं, कई सारे दूसरी गैलेक्सी के हैं। तो हम कौन सी गैलेक्सी में आते हैं, तो हम आते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, और इसको वैसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला यानी दूध की बनी एक तरीके से रास्ता, दूध का बना रास्ता। और आकाशगंगा ये नाम पड़ा था क्योंकि प्राचीन समय में जो लोग रहते थे वो जब आसमान में देखते थे तो करोड़ों तारे और सफेद सफेद बिल्कुल एक रास्ता दिखाई देता था आसमान में। तो इसी वजह से ऐसा लगता था जैसे आकाश में गंगा बह रही हो। तो काल्पनिक रूप से उन्होंने इसका नाम दे दिया आकाशगंगा, कि भाई आकाश में बहती गंगा। और उसके अलावा दुग्ध मेखला जो है वो सफेद रास्ता था, इसलिए दुग्ध मतलब सफेद, मेखला मतलब रास्ता, तो दुग्ध मेखला एक सफेद रास्ता। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे। तो आकाशगंगा और दुग्ध मेखला ये हमारी गैलेक्सी का नाम है, और दुनिया में ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। तो इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया में ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और साथ ही साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दे रखा है, और उस लिंक पे जाके आप अगर जाओगे तो चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है वो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा और अच्छे से वहाँ पर लिखा गया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो जैसी भी आपको ये वीडियो लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।